ओके, वन सेकेंड। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। करंट अफेयर सेशन आज का यानी कि 10 जुलाई के करंट अफेयर्स को हम आज के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, उसमें पहला करंट अफेयर्स रिलेटेड है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट प्रोविजनली ग्रू एट 6% FY24। बहुत अच्छी खबर है ये। भारत में रोजगार जो है वह प्रोविजनली बढ़ गया है। प्रोविजनली बढ़ गया है 6%। ठीक है, एक्चुअली नहीं बढ़ा है, प्रोविजनली बढ़ गया है। पहले 3.2% था, अब ये बढ़ करके और 6% हो गया है आरबीआई के डाटा के अनुसार, जिसे 8 जुलाई को आरबीआई ने रिलीज किया है। जिसमें कि प्रोडक्टिविटी को इंडस्ट्री लेवल पे मेजर किया गया है। ठीक है, और इसमें ये 5 फैक्टर्स ध्यान में रखे गए हैं। ये क्या क्या है? क्लेम्स। क्लेम 5 फैक्टर्स हैं: कैपिटल, लेबर, एनर्जी, मटेरियल एंड सर्विसेज। इस डेटाबेस को ध्यान में रखते हुए भारत का एम्प्लॉयमेंट प्रोविजनली ग्रो किया है। प्रोविजनल शब्द एक आपके स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे बताएंगे आप लोग प्रोविजनल की हिंदी क्या होगी? प्रोविजनल की हिंदी क्या? अनंतिम। अंतिम रूप से नहीं, अनंतिम। हाँ, अनंतिम। अनंतिम को प्रोविजनल कहते हैं। ठीक है, तो प्रोविजनली ये 6% बढ़ गया है। फिस्कल का मतलब क्या होता है हिंदी में यदि हम लोग पूछे तो? फिस्कल ईयर को क्या बोलेंगे? फिस्कल ईयर को क्या बोलेंगे? राजकोषीय वर्ष, वित्त वर्ष या वित्तीय इसके वर्ष। लिए तो क्या बोलेंगे? वित्त वर्ष, है ना? वित्त वर्ष। वह वित्त वर्ष जो 31 मार्च 2024 को खत्म हुआ, उसमें 3.2% से बढ़ करके और 6% हो गया। ठीक है, आरबीआई डाटा में यह पता लगा कि भारत में, मतलब हमारे देश में, रोजगार जो है वो 4.67 करोड़ है ना, यानी कि 46.7 मिलियन। ठीक है, इतना बढ़ा है और अभी 64.33 करोड़ हो गया है अनंतिम रूप से। अनंतिम रूप से का मतलब क्या है कि एकदम लोगों को, मतलब ये नौकरी अब अनंतिम रूप से जो मुझे लग रहा है कि ये फाइनल नहीं है ना, ये फाइनल नहीं है कि इतने लोगों को एकदम फाइनली जॉब मिल गई है, लेकिन इसकी संभावनाएं इस तरीके से हैं, कुछ ऐसा अनंतिम का मतलब होगा। तो ये नंबर जो है बहुत ज्यादा है। जो एक एस्टिमेट्स किया गया था निजी सर्वेक्षणों में, है ना, निजी सर्वेक्षणों में जो एक एस्टिमेट किया गया था उससे बहुत ज्यादा है। और ये जो निजी सर्वेक्षण थे जो कि देश के बहुत ही उच्च बेरोजगारी दर को इंगित करते थे। ठीक है, तो उनमें जो बेरोजगारी दर थी उसके जो उसमें जो संख्या थी, नंबर्स थे, उसके हिसाब से काफी ज्यादा है। और ये एक सकारात्मक सूचना है। पहली बार आरबीआई ने इस तरीके से किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध सूचनाओं के आधार पे इस तरह का एक डेटा निकालने का प्रयास किया हुआ है। KLEMS डेटाबेस जो हमने ऊपर देखा, KLEMS में क्या क्या था? KLEMS में कैपिटल, लेबर, एनर्जी, मटेरियल एंड सर्विसेज। तो उसके अनुसार जो है आप देखेंगे कुल जो रोजगार, मतलब कुल जो ऐसे लोग जो एम्प्लॉयड हैं, उनका रेशियो कुल पॉपुलेशन की तुलना में 34.7% बढ़ गया है वित्तीय वर्ष 2018-19 के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया, वो बढ़ करके 34.7% से बढ़ करके अब 44.2% हो गया है FY 2024 में, 23-24 में। तो ये भी अच्छी बात है कि कुल लोग, जो कुल जनसंख्या है और कुल एम्प्लॉयड पीपल है, कुल लोग जो एम्प्लॉयड है, कुल लोग जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जो बेरोजगार नहीं है, जो बेरोजगार नहीं है, तो बेरोजगार नहीं है और कुल पॉपुलेशन के बीच में जो रेशियो था वह 34.7% बढ़ गया है ना। और अब वह 44.2% हो गया, मतलब ज्यादा लोगों को रोजगार इस दौरान मिला है, ऐसा आरबीआई का कहना है, प्रोविजनल। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो घट करके अब 1.4% हो गया है किसकी तुलना में? जो टोटल हमारा पॉपुलेशन है उसकी तुलना में। तो इस प्रकार से डेटाज है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल में हम नहीं कवर कर पाएंगे, है ना। इस डेटा को आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सिटी बैंक ने भी एक रिपोर्ट रिलीज किया 1 जुलाई 2024 को, जिसमें ग्रोथ रेट 7% है। और इसमें
केवल 8 से 9 मिलियन लोगों को भारत में रोजगार इस ग्रोथ रेट के हिसाब से मिलेगा। अब ये देखिए कॉन्ट्राडिक्टिंग रिपोर्ट है, और हमारा जो मतलब नीड है, हमारा जो लक्ष्य है वो 11 में से 12 मिलियन जॉब चाहिए, उसकी तुलना में केवल 8 से 9 मिलियन जॉब ही मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ रेट केवल 7% ही है। तो उसी प्रकार से सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI ने भी डेटा दिया, जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2 हो गया है, बढ़ करके 7% मई में था और जून में 9.2% हो गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जहां पर 2018-19 की तुलना में 2023-24 में RBI कह रहा है कि हमारा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है, वहीं ये जो डेटा नहीं बोल रहे हैं कि बढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने सिटी बैंक के लिए रिस्पॉन्स भी किया है, उसको देख लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम देख लेते हैं। शक्तिकांत दास जी जो है 25वें इसके गवर्नर बने हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स इंडिया साइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट। ठीक है। तो कैबिनेट ने नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट 2 जुलाई 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट, ठीक है, जैव विविधता नेशनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के परे जैव विविधता, कुछ इस तरह के एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर किया है। और हाई सीज ट्रीटी भी ये दूसरा है, जो एक अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी मतलब हम समझौता कह सकते हैं, समझौता, इसको बड़ा एक अच्छा शब्द आता है, हाँ संधि, ट्रीटी संधि, अंतरराष्ट्रीय संधि जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, है ना, इसके ऊपर इन्होंने एक संधि का हस्ताक्षर के ऊपर हस्ताक्षर किया। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यहाँ पे MOES के बारे में आ गया, ये ये जो अग्रीमेंट हुआ है इसको ये लीड करेगा। और इससे क्या होगा, भारत की भूमिका मरीन कंजर्वेशन में, मतलब समुद्री जो संरक्षण है उसमें भारत की भूमिका और भारत की बढ़ेगी, तथा साथ ही साथ इसका स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस जो है वह इनके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के परे भी इनका अपना एक कूटनीतिक प्रेजेंस, स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस, यानी कि कूटनीतिक इनकी उपस्थिति उसके बाहर भी बढ़ेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ये कैबिनेट मीटिंग डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट उन्होंने अटेंड किया था। डॉक्टर रविचंद्रन जो है वे MOES के सेक्रेटरी, इन्होंने अटेंड किया था। इस एग्रीमेंट के बारे में दिया हुआ है। BBNJ एग्रीमेंट के बारे में, BBNJ का फुल फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। एम क्या है, एग्रीमेंट एम्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी यूटिलाइज मरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। मतलब एक तरीके से एक वैश्विक स्तर पे यह प्रयास है कि किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए। बायोडाइवर्सिटी से आप लोग समझ रहे हैं ना, मतलब एक जो जंगल है, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, पशु पक्षी हैं, है ना, बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, तो ये सारे जो बायोडाइवर्सिटीज के घटक हैं, इन सभी घटकों को बचाने का वैश्विक स्तर पे प्रयास चल रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम केवल ये देखें कि हमारा नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में हम बचाएंगे और बाकी मतलब मेरा घर सेफ रहे, बाकी पूरे शहर में आग लगे तो मुझे क्या करना है, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। जब पूरे शहर में आग लगेगी तो हमारा घर भी उस जद में आएगा। तो इसलिए जो है हमें ये देखना है कि नेशनल मतलब इसमें हम ज्यूरिसडिक्शन को नहीं देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि नहीं, जितना हो सकता है, जहां तक हो सकता है, हम उसे बचाने का प्रयास करेंगे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, विदाउट थिंकिंग ऑफ आवर ज्यूरिसडिक्शन, हमारा क्षेत्राधिकार कहाँ तक है। ठीक है। आगे हम DPIIT के ऊपर आते हैं। अगेन एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग मुझे बताइएगा। किसके साथ साइन किया गया है? NCAER के साथ में साइन किया गया है, टू डेवलप फ्रेमवर्क एंड असेसमेंट फॉर लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया। ठीक है। DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, MOCI, इन लोगों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके साथ में? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, NCAER। तो सारे जो
एक्रोनिम्स हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। DPIIT क्या हो गया, इंटरनल इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और NCAR क्या हो गया, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है। MAU में डॉक्टर अनिल शर्मा चलिए सेक्रेटरी हैं, और DPIIT के जॉइंट सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी, इन लोगों ने मिलकर के इसे साइन किया है। इसमें एक डिटेल फ्रेमवर्क जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया के लिए डिटेल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होगी लॉजिस्टिक कॉस्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना। इससे रिलेटेड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है भारत सरकार के द्वारा 2022 में लाई गई थी, जिसका मेन फोकस क्या था, उसका मेन फोकस था कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आ रहा है उसको कम करना, है ना, उसको कम करना। इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा आ रहा है ना, उसको कम करने का मुख्य उद्देश्य था इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का। तो मैंने ऊपर आप लोगों को एक शब्द दिया था MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए उसका हिंदी पर्याय क्या होगा, ये आप लोग बताइएगा। लॉजिस्टिक्स शब्द के लिए हिंदी पर्याय क्या होगा? लॉजिस्टिक्स शब्द के लिए हिंदी पर्याय आता है संभारिकी। आप लोग नोट कर लेंगे, संभारिकी जो है लॉजिस्टिक्स शब्द के लिए हिंदी पर्याय आता है। कुछ कुछ शब्द होते हैं जो बहुत कम प्रयोग में आते हैं, और जहां भी आते हैं हम लोग उसको इंग्लिश में ही प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक शब्द है आइडिया, IDEA, आइडिया शब्द के लिए क्या आएगा? विचार। 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 ठीक है, विचार तो हम लोग सामान्य तौर पे यूज कर लेते हैं। एक शब्द आप लोग लिख लीजिए, बहुत अच्छा शब्द मुझे लगा, जैसे आई वांट टू प्रेजेंट माई आइडियाज, है ना। तो ऑन दिस इश्यूज, आई वांट टू प्रेजेंट माई आइडियाज ऑन दिस इशू, मैं इस मुद्दे पर अपना अभिमत रखना चाहता हूँ, अपना अभिमत रखना चाहता हूँ। आइडिया के लिए अभिमत। ठीक है ज्योति जी, बढ़िया है, अच्छा प्रयास। समझौता या सहमति ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। लॉजिस्टिक्स के लिए हमने देख लिया संभारिकी, और एक शब्द मैंने आपको बताया आइडियाज के लिए अभिमत, है ना। तो ये भी एक अच्छा शब्द है, इसको क्या आपको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। दिसंबर 2023 में DPIIT ने एक रिपोर्ट रिलीज किया, लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया असेसमेंट एंड लॉन्ग टाइम फ्रेम। ठीक है, ये आप लोग देख लेंगे। बेसिकली जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारा आ रहा है उसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए ये इस पॉलिसी को फ्रेम किया गया है, ये MOU साइन किया गया है। NCAR, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नंदन M नीलेकानी साहब इसके चेयरमैन है। नंदन M नीलेकानी साहब और किस कंपनी के चेयरमैन? ये और किस लिए फेमस है? जी, आधार कार्ड की जो रूपरेखा इन्होंने ही तैयार की थी सर। ठीक है। FSSAI mandates labeling nutritional info of salt, sugar and fat on packaged food in bold and bigger। ये तो आपके काम की चीज है ना, कि किसी भी पैक्ड फूड में कितना साल्ट है, कितना शुगर है और कितना फैट है, इसको बोल्ड और बिगर फॉन्ट में लिखना है। इसके लिए एक मैंडेट जारी किया गया है, तो बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। 6 जुलाई 2024 को 2024 को ये मैंडेट जारी किया गया है ना। फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस 2020 के अमेंडमेंट को स्वीकार करते हुए, अप्रूव मतलब अनुमोदित करते हुए 44वें अपनी बैठक में फूड अथॉरिटी चेयर्ड बाय FSSAI चेयरपर्सन अपूर्वा चंद्रा। तो अपूर्वा चंद्रा जो FSSAI की हेड है, उनके द्वारा इसे अप्रूव किया गया कि भैया बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ आएगा पैकेट पे कि इसमें शुगर कितना है, इसमें साल्ट कितना है और इसमें फैट कितना है। ये तीनों चीजें बोल्ड अक्षर में लिखी हुई आएंगी। ठीक है, इसका क्या हेल्थ इंपैक्ट होगा, और प्रिवेंटिंग मिसलीडिंग क्लेम्स, क्योंकि बहुत सारे मिसलीडिंग क्लेम्स कंपनियां कर देती हैं, तो उसे ये प्रिवेंट करेगा। ठीक है ना, कि ये लो फैट है, ये नो फैट है, और मतलब पैकेज्ड फूड में बहुत सारे क्लेम्स ऐसे किए जाते हैं, तो उस क्लेम्स का हमें मतलब उस क्लेम्स, गलत क्लेम्स करने से ये लोग नहीं कर पाएंगे। CEO कौन है? गंजी कमला वर्धना राव जी हैं, CEO ऑफ दिस FSSAI, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में FSSAI का है। FSSAI मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो है फूड स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करता है। ठीक है,
और इसके इसकी स्थापना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत हुआ है। इंडिया होस्ट 6th EAS कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन मुंबई। तो EAS कॉन्फ्रेंस क्या है? EAS कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं हम। मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब, मैरीटाइम सिक्योरिटी को हम कह सकते हैं सामुद्रिक सुरक्षा। मैरीटाइम सिक्योरिटी, हाँ, सामुद्रिक सुरक्षा। तो सामुद्रिक सुरक्षा कोऑपरेशन सहयोग के ऊपर ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया देशों का समिट हुआ है, 6वां समिट हुआ है। ये मुंबई महाराष्ट्र में कंडक्ट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे चेयर किया और गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, चूंकि ईस्ट एशिया समिट है तो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के सरकार के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इसमें अटेंड इसको इन्होंने किया। आसियान, एशियान देश हम लोग देखते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इंडिया सेंटर AIC एट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन। तो एशियान इंडिया सेंटर, ये एक नया एक्रोनिम। एशियान तो हम लोग जानते ही हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, और AIC क्या है? एशियान इंडिया सेंटर एट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें बहुत सारे एक्रोनिम्स हैं, देखेंगे। RIS क्या है? रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। और कौन? नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन NMF ने एक साथ में नॉलेज पार्टनर्स के रूप में कोलैबोरेट करके और ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया है। ठीक है। एक्सिम बैंक इंक $2.5 मिलियन LOC एग्रीमेंट विद गुयाना। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक। आयात, हाँ, निर्यात आयात बैंक जो है ये भारत सरकार की मतलब इसका PSU है। और इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है गुयाना सरकार के साथ में, ताकि जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, किस चीज के लिए? सोलर फोटोवोल्टिक। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी सर। जी, शशिकांत जी, आप यहाँ से टेक ओवर करें, मैं तब तक लैपटॉप ऑन करता हूँ। मैंने गलती से लैपटॉप चार्ज नहीं था, स्विच ऑफ हो गया। हम लोग बात कर रहे थे फोटोवोल्टिक के बारे में। जी सर। एक मिनट। अच्छा, जब आप लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं ना, क्विक एक बार, तो इसे जो है मतलब अपने आप में देखते भी चलें। जो चीज आप देखते भी हैं और फिर उसको करते, मतलब वो भी सुनते भी हैं और देखते भी हैं एक साथ में, दोनों, ये काफी इम्पैक्टिव रहता है। जी सर। ये जो एग्रीमेंट है LOC के लिए, वो जो है 29 फरवरी को साइन किया गया था। और ये जो है अब ये स्टार्ट मैंने जो इफेक्टिव है, इम्प्लीमेंटेशन जो इसका हो रहा है वो 24 जून से हो रहा है। द एग्रीमेंट असाइन विद द गयाना एफर्ट्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स होता है उसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है इसका मेन एम है रिड्यूस कार्बन इमिशन जो है उसको कम करने के लिए, जो कार्बन इमिशंस जो है उसको कम करने के लिए ये किया गया है। और इसमें जो है आपको रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी बात किया गया है। इसके बाद जो है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें जो है इसके देखिए, इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है हर्ष वानगिरी है। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है और इसकी जो है स्थापना हुआ था 1982 में हुआ था। और जो ये आपको गुयाना जो है दूसरी कंट्री है, इसका जो प्रेसिडेंट है इरफान अली है।
इसकी करेंसी जो है गुआइनीज डॉलर, इसकी करेंसी का नाम होता है, मुद्रा जो उनकी होती है। इनकी कैपिटल जो है जॉर्जी टाउन में। इस पर नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पार्टनर्स विथ जो है HPSCB to enhance health insurance penetration in HP on July 24। जो स्टार्ट हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने एक किया है HPSCB के साथ एक जो ये स्टार्ट किया है, उसका नाम है, ये पेनिट्रेशन स्टार्ट किया है एनहांस हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए हेल्थ, हाँ बिल्कुल सही है, हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के। इसके लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों ने मिलकर के एक बढ़िया तरीके से पार्टनरशिप करी है ताकि लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने हेल्थ, जब उनको बीमारी होती है तो उनके पास में पैसे नहीं होते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस में वो क्या छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो हर महीने भरते रहेंगे। जब उनको कोई बड़ी बीमारी होगी तो उनको बैंक के द्वारा इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप से जो है इस पार्टनरशिप से क्या बेनिफिट हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है उनके कस्टमर्स जो है उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है। उनको अपने बैंक के अंदर में ही उनको अलग से उसके लिए मतलब ऐसा होता है ना कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अलग से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बुलाना पड़ेगा या उसका कुछ पैकेज देना पड़ेगा, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे बैंक के थ्रू ही उनको यह मिल जाएगा, ये इसका फायदा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप देखेंगे कि यह जो पार्टनरशिप हुई है दोनों के बीच में, अब ये पार्टनरशिप यदि शब्द हमें आता है कहीं अनुवाद करने के दौरान तो उसको हिंदी में क्या लिखेंगे, मुझे आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए। पार्टनरशिप जो आता है इसमें एक लक्ष्य है IRDAI का। IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 तक हम लोगों ने विकसित देश होने का लक्ष्य जो लिया है, तो उस लक्ष्य में एक लक्ष्य ये भी है कि सभी लोगों को बीमा करा देना चाहिए, ताकि बीमा अगर हो जाता है तो हमें कोई भी हमारे लिए जो अनवांटेड सिचुएशन आती है, अनवांटेड स्थितियां आती हैं, उनसे हम लोग बढ़िया तरीके से लड़ सकते हैं। तो इसलिए ये लक्ष्य जो है 2047 तक का है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IRDAI है ना, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या है कि 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आनंद राय हैं। 2006 में शुरू हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेड ऑफिस। टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड TAMPL ने भारत में पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। भैया अब आप म्यूचुअल फंड इसलिए आपको जो है लेकर के आना है। ये जो है इस जो ये जो म्यूचुअल फंड है इसका नाम है टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड। ठीक है, इसका NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर, जब भी कोई कंपनी अपना म्यूचुअल फंड लेकर के आती है तो वह उसके लिए एक NFO लेकर के आती है, और जब भी कोई कंपनी अपना शेयर लेकर के आती है तो उसके लिए क्या लेकर के आती है? फर्स्ट टाइम अगर लाती है तो वो IPO लाती है, तो हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट में लॉन्च करती है तो IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब कोई कंपनी अपना म्यूचुअल फंड, मतलब कोई नया म्यूचुअल फंड यदि आता है तो उसको कहा जाता है NFO, यानी कि NFO का फुल फॉर्म क्या है? NFO का फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर, NFO न्यू फंड ऑफर। तो 8 जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो आप लोग कुछ विशेष काम का तो है नहीं, क्योंकि पहले नौकरी मिले, पैसा मिले तब तो म्यूचुअल फंड में हम NFO परचेज करें। अभी तो नौकरी भी है तो कहाँ से परचेज करेंगे? क्या, लेकिन अच्छा है, ये टूरिज्म फंड है, एक टूरिज्म इंडेक्स फंड है ना, टूरिज्म इंडेक्स फंड है। तो टूरिज्म इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है? टूरिज्म इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो, चूंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका पैसा
अलग अलग कंपनियों के स्टॉक में लगता है। मतलब एक म्यूचुअल फंड है, उस एक म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजमेंट होगा वो क्या करेगा कि आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों में लगाएगा। शेयर में क्या होता है कि एक ही कंपनी का हम शेयर खरीदते हैं, उसके ग्रोथ से हमारा शेयर उठता है, उसके डिक्लाइन होने से हमारा शेयर गिर जाता है। Whereas in म्यूचुअल फंड व्हाट हैपेंस कि आपका पैसा एक ही फंड का पैसा, जैसे यहाँ पे टूरिज्म इंडेक्स फंड है, तो ये अलग अलग टूरिज्म बेस्ड कंपनियों में लग जाएगा। जैसे क्लब महिंद्रा में लगा दिया और कौन कौन सा जो भी मतलब टूरिज्म बेस्ड कंपनी है उसमें लगा दिया। तो सारे टूरिज्म बेस्ड कंपनियों में आपने पैसे, आपके फंड मैनेजर आप नहीं लगा रहे, आपने तो टूरिज्म इंडेक्स फंड में लगाया। वो जो फंड मैनेजर उन्होंने अलग अलग 25 यहाँ पे दिया हुआ है 17 कंपनियों में जो था 21 जून 2024 तक जो टूरिज्म सेक्टर की कंपनियां थी उनके ऊपर वो पैसे लगाएंगे और फिर उनके सभी के ग्रोथ से ग्रोथ होगा और डिक्लाइन होने से डिक्लाइन होगा। तो इसका क्या होता है कि कई बार कंपनियां जो है कुछ ग्रो कर रही हैं, कुछ डिक्लाइन कर रही हैं, कुछ ग्रो कर रही हैं, कुछ डिक्लाइन कर रही हैं। तो अब क्या होगा कि आपका पैसा जो ग्रो कर रहा है उसके साथ ग्रो करेगा, थोड़ा डिक्लाइन भी करेगा, बट ओवरऑल एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो इसीलिए शेयर में प्रॉफिट ज्यादा होता है, लॉस भी ज्यादा होता है। वेयर इन म्यूचुअल फंड प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन एक मतलब एक कह सकते हैं कांस्टेंट प्रॉफिट रहता है, लॉस बहुत ज्यादा होने की संभावना नहीं रहती है। तो ये है। तो टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड देख लीजिएगा, है ना, टूरिज्म के ऊपर ये फंड जो है पूरा का पूरा उसके इंडेक्स पे इसको बनाया गया है। 1994 में इस कंपनी की स्थापना हुई, टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड TMPL। राजीव सबरवाल जी इसके चेयरमैन है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है। हाँ, फिर अगला हमारा न्यूज जो है वह HCL से संबंधित है, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, इसमें जो है अवार्ड ऑनर दिया गया है और बहुत अच्छा ये अगेन चैवेलियर डी ला लीजियन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये अवार्ड का नाम है, इसे दिया गया है। HCL टेक यानी कि HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो एक IT कंसल्टिंग कंपनी है ना, उस कंपनी के चेयरपर्सन जो है वो उनका नाम क्या है, नादर मल्होत्रा, है ना, नादर मल्होत्रा। अच्छा, ये यहाँ पे एक गैप में वही कंफ्यूज हो गया, फ्रांस के बाद में रोशनी नादर मल्होत्रा से पहले एक गैप रहेगा। ठीक है, तो रोशनी नादर मल्होत्रा जो है, रोशनी नदर मल्होत्रा जो है, ये चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। इनको इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है जानने और याद करने लायक न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये जो अवार्ड है ना, ये क्या बोलते हैं, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ऐसे ही भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, जैसे फ्रांस का ये अवार्ड पद्म भूषण, भारत रत्न। भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, बिल्कुल सही है। तो वैसे ही फ्रांस का ये सिविलियन अवार्ड है द चैवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये अवार्ड दिया गया है किसको, रोशनी नदर मल्होत्रा को, जो HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन। ठीक है, बिजनेस में उनके कंट्रीब्यूशन और इन सब चीजों के बारे में ये अवार्ड है। नदर मल्होत्रा के और क्या है, पहली वुमेन है जो HCL टेक की चेयरपर्सन बनी है। उनके पिताजी शिव नादर जो कि फाउंडर ऑफ HCL टेक है, HCL कंपनी के फाउंडर हैं। जुलाई 2020 में ये पहली वुमेन बनी जिन्होंने की इस IT। अच्छा, ओके, ये पहली वुमेन बनी जो किसी भी भारत में लिस्टेड IT कंपनी को चेयरपर्सन है। लिस्टेड IT कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो जिनके स्टॉक्स लिस्टेड है सेबी के थ्रू, उन्हें हम लोग लिस्टेड IT कंपनीज कहते हैं। तो ये पहली ऐसी औरत है रश्मि नदर मल्होत्रा जो कि किसी लिस्टेड IT कंपनी की चेयरपर्सन भारत में बनी। तो ये एक बड़ी खबर है जिसे आपको ध्यान में रखना है। शिव नदर फाउंडेशन की ट्रस्टी ने, इनके पिताजी शिव नदर फाउंडेशन जिन्होंने HCL की स्थापना करी है। ये लोग अपना ट्रस्ट वगैरह भी चलाते हैं। एडिशनल इन्फो HCL के बारे में देख लीजिएगा। और ये जो अवार्ड है 1802 में शुरू किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। वाह, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इस अवार्ड को शुरू किया गया था, द चैवेलियर डी ला लीजन, नाइट ऑफ द फ्रांस करके कुछ है। ये अवार्ड जो है फ्रेंच रिपब्लिक के द्वारा फ्रांस में किसी भी तरीके से एक आउटस्टैंडिंग सर्विस देने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द रेसिपिएंट्स नेशनलिटी, भाई आप किस देश में, उसे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने फ्रांस के लोगों के लिए कुछ बेहतर काम किया है तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में इस अवार्ड को शुरू किया था। ठीक है, फ्रेंच रिपब्लिक के
द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक इज द ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। अच्छा ठीक है, ग्रैंड मास्टर तो ऑलरेडी जो फ्रेंच रिपब्लिक के प्रेसिडेंट है वो ग्रैंड मास्टर है, और बाकी अवार्ड बाकी लोगों को दिया जाता है। लीजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर करके इस अवार्ड का नाम है। आरबीआई फिर से आ गया, रीअपॉइंटमेंट हो गया गोविंद सिंह का। किस चीज के लिए? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये लगातार आजकल चर्चा में भी है। तो उसके एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं गोविंद सिंह जी, है ना। गोविंद सिंह जी को इसका उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, गोविंद सिंह जी कौन थे, क्या थे। 30 अप्रैल 2016 को यूएसएफबीएल को इनकॉर्पोरेट किया गया। इसको बैंकिंग लाइसेंस मिला नवंबर में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर्स है। रशिया ने रशियन ऑर्बिटल स्टेशन बनाने के लिए, आरओएस बनाने के लिए 2033 तक अप्रूवल दे दिया है, एक शेड्यूल दे दिया है। डायरेक्टर जनरल जो रॉसकॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस क्या है? जैसे भारत में इसरो है, अमेरिका में नासा है, वैसे ही रॉसकॉस्मोस जो है रसिया की एक स्पेस एजेंसी है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मेरी जानकारी के अनुसार रॉसकॉस्मोस जो है रसिया की स्पेस एजेंसी है, उसके डीजी हैं यूरी बोरिशो। रसिया स्टेट कॉर्पोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज, हाँ, तो ये एक शेड्यूल को इन्होंने मंजूरी दी है। और रसिया जो है पहला रिसर्च और एनर्जी मॉड्यूल फॉर द रॉस मतलब रशियन ऑर्बिटल स्टेशन के लिए 2027 में इस तरह के मॉड्यूल ये लॉन्च करेगा। तो स्पेस का काम रॉसकॉस्मोस का नया मॉड्यूल रॉस के नाम से, रशियन ऑर्बिटल स्टेशन के नाम से 2033 तक बनाया जाएगा। गगन नारंग शूटर रहे हैं, उनको अपॉइंट किया गया चीफ द मिशन ऑफ इंडियन कंटिजेंट फॉर पेरिस 2024 में। पेरिस के लिए जो भारतीय टीम जाएगी उसका चीफ द मिशन मतलब उसका प्रमुख रूप से गगन नारंग को ओलंपिक मतलब उसके लिए नियुक्त किया गया है। ये ओलंपिक शूटर रहे हैं गगन नारंग, 4 बार ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इन्होंने मेडल जीते हैं। 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने ओलंपिक में जीता है। उन्हें इसके लिए चीफ द मिशन बनाया गया है 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए। 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं। ऑफिशियली इसका नाम क्या रखा गया है? गेम्स ऑफ द 23 ओलंपियाड, नहीं 33 है ना, ये 33 है ना जी सर, 3 ओलंपियाड इन पेरिस फ्रांस, इसका ऑफिशियल नाम है। लेकिन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ओलंपिक से रिलेटेड, क्योंकि 2024 में ओलंपिक्स हो रहा है तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि नाम क्या है। हम तो ओलंपिक गेम्स 2024 सोच रहे हैं, ऑफिशियली इसका नाम है गेम्स ऑफ द 33 ओलंपियाड, 33 रोमन में लिखा हुआ है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में होने वाला है 2024 का ओलंपिक। बहुत बढ़िया। डिप्यूटी चीफ द मिशन कौन है? पद्मा भूषण अवार्डी एचसी मैरी कॉम। अच्छा माफ कीजिएगा, इनको एलिवेट किया गया, मतलब प्रमोट किया गया। पहले ये डिप्यूटी चीफ द मिशन थे, लेकिन जब मैरी कॉम जी ने चीफ द मिशन पद से इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा देने के बाद अप्रैल 2024 में उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके कुछ व्यक्तिगत कारण थे और इसी कारण इन्हें प्रमोट करके और चीफ द मिशन बनाया गया है गगन नारंग को, जो कि एक शूटर है और उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है ओलंपिक गेम्स के दौरान। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर पीटी उषा। देखिए ये सारे बहुत ही रिनोन्ड स्पोर्ट्स पर्सन है, बहुत ही रिनोन्ड स्पोर्ट्स पर्सन। डॉक्टर पीटी उषा एक एथलीट रही हैं, ओलंपिक्स में इनके नाम पर भी मेडल है, मैरी कॉम जी के नाम पर भी मेडल है ओलंपिक्स में, और गगन नारंग के नाम पर भी मेडल है। तो पीटी उषा जो है वो केरला से आती हैं और अभी वह ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की क्या है? प्रेसिडेंट है। जुलाई 26 से लेकर के अगस्त 2024 तक, मतलब 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये ओलंपिक गेम्स चलेंगे। चीफ द मिशन का रोल क्या है? तो जो भी मतलब उससे पहले सेमिनार्स होंगे मैनेजमेंट के साथ, मतलब ये सारी चीजें जो डिप्लोमेटिक स्टेंस वगैरह बनाना, ये देख लीजिएगा आप लोग। इस टीम में कुल 17 मेन और 11 वुमेन एथलीट्स जा रहे हैं ओलंपिक खेलने के लिए भारत की तरफ से। पीटी उषा प्रेसिडेंट है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1987 में इसे बनाया गया था। रोड सेफ्टी एक्शन प्लान 10 साल के लिए बढ़िया तरीके से बनाने में मतलब अपनाने में राजस्थान पहला राज्य बन गया है। सभी राजस्थान के मेरे जितने भी साथी यहाँ पे हैं सभी को ढेर सारी बधाई। और ये पहला देश है जिसने अगले 10 सालों के लिए ये रोड सेफ्टी प्लान जो है, एक्शन प्लान, इसे अडॉप्ट किया है।
इससे जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसको 50% कम करना है 2030 तक, इसका लक्ष्य है। इस एक्शन, ये जो एक्शन प्रस्तावित है ना, इसके तहत ये लक्ष्य है कि रोड एक्सीडेंट को हम लोग 50% तक कम कर देंगे। ठीक है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है पैसे प्रोवाइड करेगा, असिस्टेंस देगा स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया आप जो है एक्शन प्लान प्रिपेयर करें और सुरक्षा प्लान जो है इसे मतलब एक्शन प्लान, सुरक्षा प्लान इसे आप बढ़िया तरीके से लागू करें। उसके लिए सारे बढ़िया प्रैक्टिसेस जो है आप अडॉप्ट करें। तो इसे फेज मैनर में लागू किया जाना है। फेज 3 फेज है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, की पॉइंट्स एक बार देख लीजिएगा। सेंट्रल एजेंसी जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज MORTH, ये भी सपोर्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को 40% तक रोड ट्रैफिक डेथ जो है कम करने के लिए। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जी हैं, डिप्यूटी सीएम दिया कुमारी एंड प्रेमचंद बैरवा 2 डिप्यूटी सीएम है। कलराज मिश्र जी यहाँ के गवर्नर हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क, ये 2, ये हमने राजस्थान के बारे में पहले भी पढ़ा था। तो केवलादेव और रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान के नेशनल पार्क है। इस तरीके से आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया है। कल के करंट अफेयर्स टॉपिक के लिए वी विल लीड द टुमारोज करंट अफेयर्स टॉपिक। एनीबॉडी वॉलंटियर टू लीड द टुमारोज करंट अफेयर्स टॉपिक? देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हम लीड करने के लिए बोल रहे हैं तो लाइन बाय लाइन पढ़ना है, नहीं, जस्ट आप जिस्ट पढ़ते जाए। अभी हम लोग कम कर रहे हैं, पहले 1 घंटा से ऊपर जा रहा था, अभी आज हमने लगभग 32 मतलब 7:10 में तो शुरू ही किया था और 7:43 हो रहा है, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस भी रहा, तो भी हमने 30 मिनट में लगभग खत्म कर दिया। दिस शुड बी द टारगेट कि सारे इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए और उसका जो जिस्ट है उसको हम लोग पढ़ते हुए फटाफट बढ़िया तरीके से निकलेंगे, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऋतुराज जी जो है कल के करंट अफेयर्स के कैप्टन रहेंगे और कल का जो टॉपिक है उसका कैप्टन कौन रहेगा? आज तो शशिकांत है, कल का कौन रहेगा? आज हमारे पास 2 टॉपिक, एक ही टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। आज क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, 11 जुलाई। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन आप सभी पॉपुलेशन के घटकों को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की ढेर सारी बधाई। भाई हम सभी तो पॉपुलेशन के घटक ही है ना, यू ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। सो आप लोगों को ढेर सारी बधाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के ऊपर, है ना। तो लेकिन इन सभी घटकों के ऊपर जिम्मेदारी है कि इस पॉपुलेशन को नियंत्रण करने के लिए जो भी प्रयास आपको व्यक्तिगत और कम्युनिटी मतलब सामुदायिक और व्यक्तिगत स्तर पे जो भी प्रयास है आपको अवश्य करने चाहिए। पढ़े लिखे लोगों से ये अपेक्षा की कर सकते हैं हम, क्योंकि मुझे लगता है कि अशिक्षा, है ना, एक सबसे बड़ा कारण है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ का। मतलब जो एक लैक ऑफ एजुकेशन है इन सर्टेन सोसाइटीज, जिसकी वजह से सर्टेन सोसाइटीज बोलने का मेरा मतलब है जो कि बैकवर्ड सोसाइटीज है, जो मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गांव में ही, शहरों में भी कई बार जो ऐसा एक पूरा एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके लिए ना मतलब उनका कह सकते हैं कि केवल लिविंग ही मैटर करता है कि भाई हम रोज कमाना खाना वाली बात है। तो उन लोगों के लिए लैक ऑफ एजुकेशन है। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से जो है बहुत सारे मिथ्स जो है उनके दिमाग में, है ना, बहुत सारे मिथ्स उनके दिमाग में, और इस मिथ्स की वजह से ऐसा होता आया है कि हम लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, जबकि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब जानते हैं कि भाई यदि हमारे घर में जैसे अभी 2 बच्चों का जो एक कॉन्सेप्ट इंडिया में मतलब चला आता है, तो हम तो हमारे तो चाइना में तो एक वाला ही कॉन्सेप्ट कर दिया गया है बहुत दिनों से। तो अगर आपके जैसे मेरे 2 बच्चे हैं तो मेरे लिए कितना इजी है उनको टेक केयर करना और मतलब आगे उनको लेकर के बढ़ना, या उनको एक ओवरऑल ना पूरी तरीके से सारी सुविधाएं प्रदान करती हुए जो भी मैं कर सकता हूँ, जो मेरे वश की बात है, और उनको उनकी अपब्रिंगिंग। पर अगर वही 1-2 से ज्यादा बच्चे हैं तो किसी भी पेरेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। हमने देखा है, मतलब हमारे गांव में भी ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि 10-10, 12-12 भी बच्चे हैं, है ना। हमारे घर के मतलब ननिहाल में बगल में एक शाह जी थे, तो उनके जो है 11-12 बच्चे हैं। तो सामान्य तौर पे हमारा जो एक सोशल स्टिग्मा ये है कि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ज्यादा रहता है कि हमें बेटा चाहिए। तो कई जगह बेटा के चक्कर में बहुत सारी लड़कियां हो गई, फिर एक बेटा हुआ, मतलब 7-8 लड़कियों के बाद एक बेटा हुआ। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन जिससे कि पॉपुलेशन ग्रो हुआ। वहां उल्टा था शाह जी के यहाँ पे, उनको बेटी चाहिए थी। मतलब कई बार मैं सोचता हूँ मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि एक ऐसे माहौल में जो कि बेटा ओरिएंटेड माहौल उस समय, मतलब उस समय क्या अभी बहुत कुछ एक माइंडसेट गाँव में इस तरीके का है, हालांकि काफी कुछ बदला है।
तो एजुकेशन के थ्रू बहुत कुछ बदला है। तो उस माहौल में हमारे जो शाह जी थे उनको क्या चाहिए था, बेटी चाहिए थी। उनके बेटे थे, तो बेटे थे तो मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 7 8 करते 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 11 बेटों के बाद 12वीं बेटी उनकी हुई थी। तो अच्छा था, मतलब वो लोग बहुत खुश थे। अब वो 11 बेटे जो है, अब 11 बेटे और शाह जी का घर था, तो अब एक घर में 11 बेटे कहाँ रहेंगे। तो अब अच्छा, नौकरी मतलब पढ़ाई लिखाई तो आप करा नहीं सकते हैं, भाई 11 बेटे हैं, कितने को पढ़ाओगे अब। आपकी उनकी एक किराने की दुकान चलती थी छोटी सी, और वो भी धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, भाई इतना खर्चा है, तो मुझे मतलब वो बंद ही हो गया था। उसके बाद फिर सब्जी वगैरह कुछ कुछ अपना छोटा मोटा धंधा बेचारे करते थे, लेकिन 11 बच्चों को कैसे करेंगे। तो कुछ बच्चे पढ़े जो भी सरकारी स्कूलों में जाकर के, जो भी मतलब कोई 10वीं पास किया, कोई 8वीं पास किया, जिसको जितना लगा कर करा के। और उस समय हमारे यहाँ पे गल्फ कंट्रीज में जाने का बड़ा एक ट्रेंड चला था, मतलब आज से मैं 7 8 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे गल्फ कंट्री में चले गए, मतलब ज्यादातर इसमें से मुझे लगता है 11 में से 7 8 जो है ये चले गए कहीं गल्फ कंट्री में। वहां पे लोग ने जो भी इनको काम मिला अपना कमा धमा करके पैसे वैसे लेकर के आए, तो इन्होंने घर बनाना शुरू किया। अब भाई 11 लोगों को रहने के लिए घर बनाना है, जगह उतनी है, जगह खरीदने का इतना पैसा नहीं कमा रहे कि जगह खरीद पाए, तो घर बनाना शुरू किया। अब उन्होंने जो है, मेरे ननिहाल का जो घर है वो 2 फ्लोर का घर, मतलब एक फैमिली के लिए बना हुआ, तो अच्छा था उसमें। अब इन्होंने बगल में घर बनाना शुरू किया। पहले इनका नॉर्मल 1 फ्लोर मतलब नॉर्मल घर था, ऊपर से क्या उसको बोलते हैं हमारे यहाँ जो हाँ, उससे छपा हुआ पुराना जो खपड़ा बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे, आप लोग उसको जो भी बोलते होंगे, जो मिट्टी से बना हुआ पहले ऐसे डालते थे, तो उससे बना हुआ घर था बेचारे का। तो उसको तोड़ ताड़ के बनाना शुरू किए। 1 फ्लोर बनाया, 2 फ्लोर बनाया, 3 फ्लोर, छोटी सी जगह है, 11 फैमिलीज को रहनी है, लगभग लगभग सभी बेटों की शादी हो गई। ऐसे करते करते उन्होंने बना दिया 7 8 फ्लोर का घर, तो एकदम ऊंचा बनाते गए बनाते गए बनाते गए। अब जो है हमारे ननिहाल का घर जो है उसके सामने बौना छोटा सा हो गया, 11 फ्लोर का पूरा घर। जैसे गांव में सेंसस वेंसस वाले बीच में 1 2 बार आए थे, तो बोला यार सेंसस करना यहीं बैठ के कर लो, तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से ये देखिए, अब वहां पे मतलब ये तो चलिए ऑन अ लाइटर नोट बात हो गई, बट जो गंभीर मुद्दा यहाँ पे जो मुझे लगता है, कभी कभी जब मैं ननिहाल जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, मतलब उनके लिए हर एक चीज की समस्या है, हर एक चीज की समस्या है। जगह कम है, इतने ज्यादा लोग हैं, अब 11 बेटे, अब उनके उनकी पत्नी, उनके बच्चे मिला जुला करके लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 60 65 लोग जो है उस घर में मुझे लगता है कि हो गए हैं। अब 60 65 लोगों का वहां पे रहना, खाना पीना, मतलब सब कुछ कितना मुश्किल है, आप मुझे बताइए कितना मुश्किल। तो ये सब चीजें जो है ना बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट करती हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, मुझे ऐसा लगता है, मैं हालांकि ठीक से पढ़ नहीं पाया हूँ, पर मैंने आप लोगों को कल कंटेंट भी दिया था, आप लोग एक बार और भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, द ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे शुड बी अ क्लियर ऑब्जेक्टिव टू कंट्रोल द वर्ल्ड ग्रोइंग पॉपुलेशन। विशेषकर ऐसे कंट्रीज में जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, जहाँ पे बहुत ही तेज गति से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, है ना। सबसे बड़ा जो एक मुझे साइड इम्पैक्ट इसका लगता है, साइड इफेक्ट जो इसका लगता है, इल इफेक्ट जो इसका लगता है, कि लोग बढ़ रहे हैं तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। जगह तो उतनी ही है, जगह तो आप बढ़ा ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो आप जगह नहीं बढ़ा सकते हो। चलो ठीक है, आपने क्या करी, पहले एक घर होता था, अब आपने एक ही जगह पे 100 घर 200 घर फ्लैट सिस्टम में बना दिए, तो आपने एकोमोडेट करने का प्रयास किया, लेकिन कितना करेंगे, कितना करेंगे। तो आप देख रहे हैं, ये तो आपके आंखों के सामने हो रहा है कि निरंतर जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वो कहीं ना कहीं अब रहने योग्य, मतलब घरों को बनाने के लिए प्रयोग की जाने लगी, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रयोग की जाने लगी है, सड़कें बनाई जाने लगी है। क्यों चाहिए? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज्यादा लोगों को चलना है तो ज्यादा सड़कें चाहिए, ऑब्वियसली। रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए प्रयोग की जा रही है, क्या बोलते हैं उसको, हवाई जहाज उतारने के लिए क्या होता है, एयरपोर्ट बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। बहुत सारे कंसर्न है, मैं एक मेजर कंसर्न जो मुझे कई बार लगता है, मतलब मैं बड़ा डर जाता हूँ कि क्या होगा। वैसे तो इसके बहुत सारे कंसर्न जो आप लोग डिस्कस करेंगे अभी, पर एक कंसर्न जो एक मैं आपको बता रहा हूँ, अब इतने इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़े कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, जो कृषि योग्य भूमि है वो कम होती जा रही है। कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, लेकिन लोगों का पेट तो कम नहीं हो रहा है, लोग तो बढ़ रहे हैं। और
लोग कुछ भी कर ले, आप कभी भी मतलब एक बात कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं की जा सकती। ऐसा तो नहीं है ना कि रोटी गूगल से डाउनलोड हो जाए। तो उसके लिए आपको खेत चाहिए, खेत हो रहे हैं कम, तो क्या होगा फिर? लोग खाए बिना तो रहेंगे नहीं ना, जब तक क्या बोलते हैं, जब तक जान है तब तक तो हम लगे रहेंगे। तो हम क्या करेंगे कि उसी खेत से जो बचे हुए हैं, वी विल ट्राई टू टेक मोर प्रोडक्शन, ज्यादा हम उसमें अनाज उपजाएंगे। उसके लिए फिर क्या करेंगे? उसके लिए हम नई टेक्नोलॉजी अपनाएंगे। और नई टेक्नोलॉजी में क्या आता है? टेक्नोलॉजी तो आती है, बट उसके साथ में क्या आता है? उसके अंदर भर भर के फर्टिलाइजर्स डालो, है ना, भर भर के फर्टिलाइजर्स डालो, ताकि एक पेड़ 7, 10, 20, 50 टमाटर देने वाला 500 टमाटर दे। 1 एकड़ जमीन में इतना अगर गेहूं हो रहा है या धान हो रहा है, तो इतना ना हो करके उसका डबल या ट्रिपल या 4 गुना ज्यादा हो, क्योंकि हमें तो अपने लोगों को खिलाना है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे देश की है, खाद्यान्न मतलब हमारे देश में कई सारे देश समाहित हो सकते हैं। तो बाकी अगर हम लोग आयात करना खाने की चीजें शुरू करें, तो फिर एक दूसरी स्थिति खड़ा हो जाएगी हमारे सामने, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। बेरोजगारी तो बिल्कुल है ही है, वो तो मतलब मैं कहता हूँ ना, बहुत सारे कंसर्न है, लेकिन मैं एक ये मुझे कई बार मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि क्या ऐसी स्थिति भी आ सकती है। अब इतने सारे पेस्टिसाइड्स और इतने सारे फर्टिलाइजर्स जो यूज किए जा रहे हैं, ताकि उतने ही जगह में ज्यादा खाद्यान्न उत्पन्न हम कर सके, का उत्पादन कर सके, तो इसका क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता चला जा रहा है। हम शरीर में जहर अपने बिल्कुल जो है घोलते चले जा रहे हैं। तो ये कैसे कनेक्टेड है आप देखें, और आने वाले टाइम में ये किस दिशा में जाएगा ये भी आप देखें। सो इट्स अ हाई टाइम टू थिंक अबाउट इट, एंड ऑफ कोर्स तो बड़े स्तर पे सोचा जा रहा है, पर वो कितना इम्प्लीमेंट होता है मुझे पता नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम तो एक जुगनू की तरह है इस पूरे ब्रह्मांड में, वी आर लाइक अ जुगनू। पर जुगनू की तरह जितना प्रकाश अपने हो सकता है भुक 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 करके उतना तो देते रहेंगे। अपने स्तर पे जितना प्रयास है हम करते रहेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। तो ठीक है, सो आज का टॉपिक ओवर टू शशिकांत जी एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जनसंख्या दिवस है आज, इसके ऊपर आप लोग चर्चा को जारी रखें। जी शशिकांत जी। जी सर, धन्यवाद सर।